हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हम इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है 3 मछलियाँ। यहाँ पे 3 मछलियाँ हैं, उनके बारे में बताया कि कैसे वो किसी सिचुएशन को हल करते हैं। जैसे कोई भी मुसीबत आ जाती है या कोई भी समस्या आ जाती है तो कैसे उस समस्या को टैकल करते हैं। ठीक है, ये कहानी जो है कहानी के रूप में दी गई है और ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र एक बहुत बड़ी किताब से जिसे हम कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, उन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती है या नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। तो वहीं से कहानी ली गई है 3 मछलियाँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। सरोवर होता है तालाब। उत्तर भारत यानी कि ये जो हमारा भारत है, यहाँ पे इस तरीके से, तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये है उत्तर भारत, नीचे वाला हिस्सा है वो है दक्षिण भारत, और जहाँ अरुणाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा है ये है हमारा पूर्व भारत, पूर्वी भारत, और यहाँ पे जो गुजरात का हिस्सा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये है हमारा पश्चिमी भारत। तो यहाँ पे ये बात की गई उत्तर भारत की। ठीक है, तो वहाँ 3 मछलियाँ रहती थी जिनमें गाढ़ी यानी कि बहुत गहरी मित्रता थी। तीनों मछलियाँ सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। तो जो तीनों मछलियाँ थी, तालाब में और भी बहुत सारी मछलियाँ थी, उन सभी मछलियों के साथ मिलकर विनोद यानी कि मनोरंजन करती थी, खेलती थी और सैर करती थी, घूमती थी। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। तो जो 3 मछलियाँ थी उसमें से जो पहली मछली थी उसका नाम था अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमती थी। बुद्धिमती यानी कि बहुत इंटेलिजेंट थी। ठीक है, लड़का होता तो उसके लिए यूज़ करा जाता बुद्धिमान है, और लड़कियों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बुद्धिमती। ठीक है, तो मेल फीमेल की बात हो गई, तो यहाँ पे बुद्धिमती यूज़ किया गया है मछली के लिए। और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। संभावित समस्याएं, जैसे भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी जो मुसीबत आने वाली होती है ना, उसकी पहले उसका क्या हल हो सकता है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसको अगर कोई मुसीबत आ गई तो इस सब का जो हल है, सॉल्यूशन है, वो पहले से ही निकाल के रखती थी। कौन? अनागत विधाता। ठीक है, दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो वो क्या करती थी, जैसे उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि थी। तो जैसे उसका नाम था ना, क्या था, प्रत्युत्पन्नमति। तीक्ष्ण यानी कि बहुत तेज बुद्धि थी उसकी, बहुत, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से ही समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। तो वो क्या सोचती थी, जैसे पहली मछली थी ना, वो क्या सोचती थी, वो कहती थी कि अगर कोई भी समस्या है, भविष्य में जो समस्या आने वाली है, उसका हल पहले से निकाल लो, कि जब वो मुसीबत आएगी तो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। लेकिन जो प्रत्युत्पन्नमति थी वो क्या करती थी, वो कहती थी जब समस्या आएगी उस समय देखा जाएगा, उस समय समाधान करेंगे, अभी से पहले से ही उसका हल निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो ये समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। तो जो प्रत्युत्पन्नमति थी वो इतनी इंटेलिजेंट थी, या उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी, इतनी तेज़ थी, कि जैसे ही समस्या कोई भी आती थी वो उसका समाधान तभी निकाल लेती थी, उसे टाइम नहीं लगता था ज़्यादा, कि वह समस्या पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। क्षण भर यानी कि तुरंत, हर एक पल में निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अब 3 मछलियाँ थी, पहली का नाम क्या था, अनागत विधाता, दूसरी का था प्रत्युत्पन्नमति, और तीसरी का नाम था यद भविष्य। ठीक है, अब यद भविष्य के बारे में देखो क्या है, अपने नाम के अर्थ को वह सार्थक करती थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके नाम का अर्थ को वो अपने सार्थक करती थी, अर्थ उसका सही निकलता था। कैसे? देखो, वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। तो वो जो यद भविष्य थी, तीसरी मछली थी, वो क्या करती थी, कोई भी संकट आ जाता था ना, या कोई भी समस्या आती थी, तो उसका समाधान कैसे होना है, उसका हल क्या होगा, उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। आलसी किस्म की थी वो, क्या करती थी, श्रम भी नहीं करती थी, परिश्रम भी नहीं करती थी। परिश्रम यानी कि मेहनत करने से बचती थी, और चिंतन करने से, सोचने से बचती थी, कि कोई सोचना ना पड़े, अपने आप हो जाए काम। उसका मत यानी कि उसका सोचना था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं,
क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही, इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। तो वो कहती थी कि ज़्यादा हमें सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, जो होना वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए अपना ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, मेहनत मत करो, आराम से पड़े रहो, जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो भाग्य के भरोसे छोड़ देती थी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, पेपर आने से पहले उसकी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं कि ये पेपर में आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब पेपर आएगा तभी देखा जाएगा, है ना, पहले से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी यही ये बात हो रही है। अब आप उसको समझना कि स्टोरी में आगे क्या दिया हुआ है। देखो देखो, ये 3 मछलियाँ दिखाई हुई है ना। आगे की स्टोरी देखो। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे से अकस्मात 2 मछुआरे निकल रहे थे। अकस्मात मतलब अचानक वहाँ से निकल रहे थे 2 मछुआरे। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली पकड़ने वाले होते हैं। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। तो मछुआरे जैसे आए, उन्होंने सरोवर देखा तो उन्हें सरोवर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। रमणीय होता है जो आंखों को अच्छा लगे, सुंदर लगे, देखने योग्य हो। और विश्राम यानी कि वो आराम करने बैठ गए। जब इतना सुंदर उन्होंने तालाब देखा है तो बहुत अच्छा तालाब है, बड़ा सुंदर है, तो चलो यहीं आराम कर लेते हैं। तो वो बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अब उन्होंने देखा कि मछली में इतनी सारी, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये सैर कर रही हैं, घूम रही थी, तैर रही थी। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। यहाँ देखो ब लिख लेना, ठीक है। तो एक मछुआरा होता है, वो कहता है अरे देखो, इस जो सरोवर है तालाब में, इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। तो दूसरा मछुआरा कहता है, हाँ, इसमें तो इतनी सारी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी, हमने तो पहले देखी ही नहीं थी। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई, कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सभी मछलियों को पकड़ेंगे। तो जो पहला मछुआरा आता है वो कहता है, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी भी है, कल हम ऐसा करते हैं, जाल लेकर आएंगे और इन सभी मछलियों को पकड़ लेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सम्मति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। दूसरा मछुआरा भी कहता है, ठीक है, हाँ, ये तो अच्छी बात है, हम कल जाल ले आएंगे और मछलियों को पकड़ेंगे। और वो दोनों उत्साह यानी खुशी से अपने अपने घर चले जाते हैं। मछुआरों की बात तीनों मछलियों ने सुन ली। अब वो जो 3 मछलियाँ थी, उन्होंने उन दोनों मछुआरे की बात सुन ली कि वो तो कल हमें पकड़ने आएंगे। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अब तीनों मछलियों ने जब ये बात सुन ली तो सोची कि सारी मछलियों को हमें बताना चाहिए, क्योंकि सबकी जान को खतरा है। तो वो क्या करती है, एक सभा बुलाती है। सभा होती है कि एक मीटिंग बुलाती है जिसमें सभी मछलियों को बुलाती है। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि 2 मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। तो जो पहली मछली थी अनागत विधाता, वो बताती है सभी मछलियों को कि ऐसे ऐसे 2 मछुआरे आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पे जाल ला के सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सब मछलियाँ भयभीत हो गई। भयभीत यानी कि डर गई और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अब सारी मछलियाँ घबरा गई, डर गई। अब वो पूछने लगी कि हमें क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब ये सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। तो जो अनागत विधाता है वो क्या करती है, सबको एक सोल्यूशन बताती है कि समस्या आ गई है, हम इसका समाधान करना चाहिए। और क्या करते हैं, हम इस सरोवर को छोड़कर, इस तालाब को छोड़कर पास में जो दूसरा तालाब है वहाँ चले जाते हैं। इस पर प्रत्युत्पन्नमती ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। तो जो दूसरी मछली थी वो क्या कहती है, वो कहती है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जब मछुआरे आएंगे मैं तो तब देख लूंगी, उस समय कैसी परिस्थिति होगी तब की तब मैं सोच लूंगी और कोई उपाय ढूंढ लूंगी। यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलस्यमयी थी। तो जो तीसरी मछली थी यद भविष्य, वो कैसी थी, वो तो चिंता ही नहीं करना चाहती थी, सोचना ही नहीं चाहती थी। वो तो क्या कहती थी, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो बहुत आलसी थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या कहती है, जो भाग्य में लिखा है वो तो हो गई, मैं तो ये जो मेरा निवास स्थान है जहाँ मैं शुरू से रहती आई हूँ, मैं तो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी।
जैसा भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। तो अब वो क्या कहती है, अगर हमारे भाग्य हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें बचना है तो हम बच ही जाएंगे, और लिखा होगा मरना है तो हम मर जाएंगे। और क्या पता ऐसा भी हो कि वो जो मछुआरे वो आए ही नहीं। ठीक है। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गई। तो जो पहली मछली थी ना अनागत विधाता, उसकी बात से जो सहमत हुआ, उसके साथ बहुत सारी मछलियां पास वाले जो दूसरा तालाब था उसमें चली जाती हैं। प्रत्यो उत्पन्नमति यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वह वहीं रही। तो और जो 2 मछलियां रह गई थी ना, 3 दोस्तों में जो 2 मछलियां थी, एक थी प्रत्योत्पन्नमति और यद भविष्य, वो उसी तालाब में रह गई, वो छोड़कर नहीं गई। उनके बात से जो सहमत थी वो भी उसी तालाब में रह गई कुछ मछलियां। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे। सवेरा यानी कि सुबह हुई, तो जो जितनी भी मछलियां उस सरोवर में रह गई थी वो क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी शायद वो मछुआरे अब नहीं आएंगे। परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनि सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। तभी क्या हुआ, मछुआरों की आवाज़ आने लगी और उन्होंने उस तालाब में अपना जो जाल था वो डाल दिया और सारी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई। वो दोनों मछलियां रह गई थी ना, वो भी जाल में फंस गई। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे, प्रसन्न यानी कि बहुत खुश थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली हैं। वो खुश इसलिए थे कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और सभी स्वस्थ हैं, यानी इनको बेचेंगे तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो बहुत खुश थे। अब प्रत्युन्मति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी। तीव्रता यानी कि बहुत तेजी से। अब वो सोचने लगी मैं तो जाल में फंस गई हूँ, अब क्या करूँ, उपाय सोचने लगी वो। और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। एकदम उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं बच सकती हूँ। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियाँ ही चाहिए। अब उन्होंने मछुआरे की बात सुनी, किसने, प्रत्युत्पन्नमति ने। उसे पता लग गया कि इन मछुआरों को स्वस्थ और जिंदा मछलियाँ चाहिए, मरी हुई नहीं चाहिए। उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी पड़ गई। निर्जीव यानी कि जिसमें जान ना हो। तो उसने दिमाग लगाया, किसने, प्रत्युत्पन्नमति ने, कि उसने क्या करा, अपने आप को ऐसा कर लिया, अपना एक तो शरीर सिकोड़ लिया बिल्कुल, और आंखें बंद करके ऐसे दिखाने लगी कि मैं तो मर गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। तो मछुआरे देखते हैं कि इसमें तो एक मरी हुई मछली भी आ गई। उन्होंने तुरंत प्रत्युन्मति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। तो उन्होंने देखा ये तो मरी हुई मछली है, तुरंत उस मछली को निकालते हैं और वो सरोवर में फेंक देते हैं उसे। और ऐसे ही उसने प्रत्युत्पन्नमति ने अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि से अपनी जान बचा ली। पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। लेकिन जो कौन सी थी, यद भविष्य थी, जो क्या कहती थी, जो होगा वो देखा जाएगा, हमें पहले से कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जान नहीं बचा पाई और मछुआरे उसे लेकर चले गए। ठीक है। तो ये कहानी लिखी थी मालती देवी जी ने और ये किसमें है, पंचतंत्र पर आधारित है। ठीक है। अब पंचतंत्र किताब के बारे में यहाँ पे देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसे पढ़ते हैं। पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसे लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व भारत में रचा गया था। पूर्व यानी कि पहले। तो एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही अनोखा ग्रंथ है ये, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं और ये 2500 से 3000 साल पहले लिखा गया था, 3000 साल पहले। ठीक है। इसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो कहा जाता है इसके जो लेखक हैं जिन्होंने किताब लिखी है उनका नाम क्या है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षण सामग्री के रूप में किया गया था जिसका उद्देश्य बच्चों को रोचक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाना था। तो इस जो किताब को है, इस ग्रंथ को शिक्षा में जोड़ा गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी थी जिनसे कुछ सीखा जा सकता था। तो इसलिए इन्हें शिक्षा में जोड़कर बच्चों को जीवन मूल्य सिखाया गया कि कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए। इस ग्रंथ में नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी कहानियां हैं जो विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। तो नैतिक शिक्षा दी गई है इसमें और उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य कि बच्चों को अपने जीवन में कैसी समस्याएं होती हैं, कैसे उनको हल करना चाहिए, वो सब सिखाया गया है। किनके माध्यम से, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से। पशु लिए, पक्षी लिए, उनकी कहानियाँ बनाई गई हैं। ये कहानियाँ न केवल बच्चों अपितु वयस्कों के लिए भी जीवन के
विभिन्न पहलुओं का बोध कराने में सार्थक है और आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी। तो ये इतने साल पहले लिखी गई थी किताबें, लेकिन आज भी उतनी ही सार्थक है, उतनी ही प्रासंगिक है कि इनकी कहानियाँ पढ़कर हम आज भी अपने जीवन को जीते हैं, कैसे हल करना है, कैसे जीना है, वो इनमें सिखाया जाता है। ठीक है, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी इस कहानियों को पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेन बात ये पता होना चाहिए कि जो पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी है, विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, ये खत्म हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।